चलिए अभी हम आज बहुत सारी बात करने वाले हैं और दोस्तों पहले तो हरीश जी ने एमवे बिजनेस का प्रेजेंटेशन किया। बहुत सारी चीजें उसमें समझ में आई और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अभी समझेंगे, उनके साथ एक कन्वर्सेशन करेंगे। नॉर्मली सेलिब्रिटी के साथ बात करना एक मेरे लिए भी बहुत प्रिविलेज हो जाता है कि आज मैं उस सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूं जो एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और अभी उनकी स्टोरी में सुनेंगे। वो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ भी जुड़े हुए थे, फिर वो एक्टिंग भी करते हैं और उसमें माहिर हैं और बहुत अच्छी अच्छी गली बॉय, हिचकी ऐसी कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय दिया है। वो वेब सीरीज भी कर रहे हैं जो आप देखते होंगे, होस्टेज और बहुत सारी वेब सीरीज किया है उन्होंने, बहुत सारी ऐड किया है और ये एमवे बिजनेस को वो बड़े पैशन से कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग ये पर्सनालिटी से ये सारी चीजें समझना चाहेंगे कि कैसे ये सारी चीजों को उन्होंने किया, क्या क्या उनके मन में चल रहा था और हम लोग जो बातें सुनेंगे उसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट हम लोग आज ले पाएंगे। तो हर कोई ये स्टोरी से, ये कन्वर्सेशन से अपना पेन और पेपर जरूर निकाल के रखे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, बातों बातों में ही सब कुछ होता है। तो आज बातों बातों में ही सब कुछ होगा और वापिस से विहांग एक डिजिटल क्लैप हो जाए। एक बड़े लीडर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो एक रुआब होना चाहिए। प्लीज। बिल्कुल हरीश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आज हमारे साथ बातचीत करने का एक आपने मौका दिया है। तो हरीश जी, थोड़ा हम लोग आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपकी स्टोरी कैसे शुरुआत हुई, आपकी लाइफ में एमवे बिजनेस कैसे आया और जब वो एमवे बिजनेस आपकी लाइफ में आया तो आपने वो अवसर को कैसे पहचाना, तो ये जरूर आप बताइए। सुनील जी, एक्चुअली ये तो क्या अभी 62 इयर्स का सफर हो जाएगा उसमें तो बहुत, लेकिन टू फास्ट फॉरवर्ड एवरीथिंग, मैंने एमबीबीएस करी 81 में नायर हॉस्पिटल से। तभी एंट्रेंस नहीं था डॉक्टर साहब, तभी अपने इंटर साइंस के मार्क्स भी हमको सीट मिलती थी। तो मेरे को केईएम में नहीं मिला, मेरे को नायर में मिला, मैंने नायर में ले लिया। पहले मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने आईआईटी का एंट्रेंस भी दिया हुआ है, लेकिन आईआईटी में मेरे को मिल रहा था बनारस में। तो घर वालों ने कहा कि बनारस मत जाओ, आप अगर यहीं पे रह सको तो बेटर है। फिर जब इंटर साइंस में आया तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर बन जाओ तो ज्यादा बेटर है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 81 में मैंने एमबीबीएस की, फिर मैंने इंटर्नशिप की, पोस्ट किए पीडियाट्रिक्स के। और जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मेरे को थोड़ा सा एक मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल गया। मुझे कभी नहीं था कि भाई शायद मेरे में वो है कि भाई मैं मॉडलिंग कर सकूंगा, क्योंकि यूजुअली जो फोटो वोटो हम निकालते हैं शादियों पे उस टाइम पे तो बड़े गंदे आते हैं, खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि यार हम कुछ कर सकते हैं। तो एक मेरा फैशन कॉलम लिखता था, दोस्त था, उसने मेरे को कहा कि यार आप मॉडलिंग कर सकते हो। तो मैंने पहली जो मॉडलिंग की थी वो किमी कटकर एक्ट्रेस थी, अभी चुम्मा चुम्मा दे दे, उसकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, मेरी भी फर्स्ट असाइनमेंट थी। हमने किया, एक तीसरी लड़की थी। द फोटोग्राफ्स वर माइंड बॉगलिंग एंड मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता था कि ये मैं हूँ। एनीवे, मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की चेंबूर में, खार में रहता था, चेंबूर में प्रैक्टिस शुरू की और मैंने फिर मॉडलिंग भी शुरू की तभी। तो 1 महीना जितना मैं मेडिकल प्रैक्टिस में कमाता था, एक असाइनमेंट करके मॉडलिंग में से उतने, मेरी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी 1984 में मैंने दिनेश मिल्स के लिए किया था एड। उस टाइम उसमें मेरे को 17,000 मिले थे। तो 1984 में 17,000 वाज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, यू नो, कि भाई मैं क्लिनिक में 17,000 20,000 कमाता था पूरा महीना कमा के, और मॉडलिंग में जाके 17,000 रुपया एक झटके में लेके आता था। तो जब आपके पास सेकंड सोर्स होता है ना, तो आप फर्स्ट सोर्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
तो मैं बड़ा शूड डॉक्टर था कि अगर मेरे को पेशेंट सही मेरी मानता नहीं था तो पेशेंट को मैं निकाल देता था अपने क्लिनिक से। क्योंकि क्या है, यू हैव एन ऑप्शन, जब अगर आपको पैसे चाहिए होते तो फिर पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को सर्टिफिकेट लिख के दे दो, तो फिर आप सर्टिफिकेट भी लिख के दोगे, आप गलत काम भी करोगे, ये भी करोगे। तभी प्रैक्टिस भी नीट थी, क्लीन थी, सब कुछ था, कोई हंकी पंकी नहीं था मेडिकल प्रैक्टिस में। डॉक्टर को सचमुच में भगवान माना जाता था। लेकिन आज किसी को हॉस्पिटल में जाना होता है तो पहले तो डॉक्टर उसको भगवान जैसे ही दिखता है। जब हॉस्पिटल जाता है ना बीमार होके, फिर जब हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है तो वही डॉक्टर जो है, जो भगवान दिखता था, अभी उसको इंसान लगने लगता है कि ये दूसरे इंसान की तरह। जब बिल आता है उसके सामने तो वो इंसान शैतान लगता है कि वो टाइम देखो, डॉक्टर सीधा शैतान हो जाता है। एनीवे, मैंने 5 साल प्रैक्टिस की और 87 में मेरा छोटा एक्सीडेंट हो गया। पैर का फ्रैक्चर था, 2 दिन मैंने आराम किया घर पे, तीसरे दिन क्रचेस से रिक्शा में जाता था, क्लिनिक जाता था। और उस दिन मुझे पता चला कि जब तक मैं फिजिकली फिट हूँ मेरी इनकम है, मेरे को फिजिकली फिट नहीं हूँ मेरी इनकम नहीं है। तो और मेरे बड़े भाई साहब थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग का था, गारमेंट्स का। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक दुकान डालूं। और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि 84 टू 89 मैंने प्रैक्टिस की 5 साल, और ये था कि यार पैसा तो आ रहा है लेकिन रह नहीं रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री में लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है, तो पैसा जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो एक दिन हम बैठे थे, भाई आया, बोलते बहुत परेशान है। मैं बोला चल यार दुकान खोलते हैं। कहाँ खुलते हैं? बड़ौदा में खुलते हैं। आई डोंट नो, मेरे बड़ौदा में मेरे नानके हैं, तो बड़ौदा मुझे, मैं जानता हूँ। खैरी बोले जाएगा कौन? बोला मैं जाऊंगा। बोले तेरी क्लिनिक? मैं बोला उधर भी खोल दूंगा, तेरे बड़े लड़के को लेके जाता हूँ। और मुझे ये था कि मेरे को फ्री टाइम नहीं मिलता था क्लिनिक में। कैसा ना, मैंने कभी भी हमेशा रात का खाना मैंने टिफिन में खाया है, राइट, क्योंकि साढ़े बंद करने का कोई टाइम नहीं। पहले भाभी थी और मेरा घर था, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पे किचन था, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे बेडरूम्स थे। तो मैं भाभी को बोलता था टिफिन बना के रख देना। जब शादी हुई तो कविता को भी बोलता था कि टिफिन बना के ऊपर रख देना, और मैं आके खाता था खाना। तो मैं ये परेशान था कि यार कुछ फ्रीडम नहीं है, मैं अकेला सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तभी कोई रॉबर्ट कियोसाकी दिमाग में था नहीं। ये था कि फ्री होना है, कि अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, मेरा भतीजा आ जाता है, मेरा भाई कभी आ जाता है, तो मेरे को थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। कहीं छुट्टी पे जाना है, कहीं कभी ससुराल जाना है, कभी किधर जाना है, तो यू कैन गो। तो ये सोच के बड़ौदा में दुकान डाली। 1992 में, 1989 में एक दुकान डाली, अलकापुरी आर्केड है वहां पे एक दुकान डाली। 1992 में दूसरी दुकान डाली, नेशनल प्लाजा है आरसी दत्त पे मेन रोड पे, वहां पे दूसरी दुकान डाली। 1996 में मैंने वहां, 1995 में मैंने एक 2300 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीदा वहां पे, ह्यूज बिग 5 बेडरूम हॉल फ्लैट। बट कुछ ऐसी संजोग हुए कि ऐसा लगा कि शायद अभी यहाँ पे हम ज्यादा दिन रह नहीं सकेंगे, जॉइंट फैमिली थी, और मैं वापस बॉम्बे आ गया 1996 में। 1996 में वापस आ गया। एंड बिलीव इट और नॉट, मैं उसको बता रहा था सुनील जी को कि मैं 7,000 रुपए लेके आया बड़ौदा से वापस। घर था बॉम्बे में, खार में घर था, घर में रहा, फिर थोड़ा लोन लिया और मैंने फिर से चेंबूर में प्रैक्टिस शुरू किया। तो जो प्रैक्टिस छोड़ के गया था, जब 89 में मैं गया, तभी मैं कम से कम दिन के 70-80 पेशेंट्स देखता था, और बहुत शान से देखता था। गुड चार्जिंग, जो वहाँ का मैक्सिमम, जो हाईएस्ट पे डॉक्टर था, उससे भी ज्यादा चार्ज करता था कि जिसको आना होगा मेरे पास। यू नो, योर सेल्फ एस्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट यू आर वर्थ। अगर आपको अपने आप को वर्थ समझोगे कि मैं 15,000 के लिए वर्थ हूँ, तो आपको 15,000 मिलेंगे। अगर आप वर्थ समझोगे अपना ₹1,00,000 का, तो आपको ₹1,00,000 मिलेगा, यू नो। सो बट यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटीज। ये नहीं कि आप हो कुछ नहीं और मांग रहे हो कुछ, तो यू हैव टू इम्प्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। एनीवे, मैं आया और 96 में मैंने सोचा मैं फिर से मॉडलिंग भी करूंगा, तो मॉडलिंग भी नहीं मिले, प्रैक्टिस भी, पेशेंट, जूनियर पेशेंट निकल गए थे। तो बहुत 96 टू 98 मेरी बहुत हालत खराब थी फाइनेंशियली। और कोई टाइम ऐसा था कि भाई मैं सैटरडे को बियर पीने को होटल सीरॉक था बांद्रा में, वहीं पे मैं सिर्फ बियर पीता था। दैट वाज माय काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल बिफोर आई वेंट टू बड़ौदा। एनीवे, 98 में मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेशन का मैं काम शुरू करूं। इट्स यहाँ पे कैसा होता है, हमको एक मॉडल कोऑर्डिनेटर होता है जो हमको काम दिलाता है, और वो फिर एक 20% कमीशन रखता है अपनी। तो समझो मुझे अगर 50,000 मिला तो 10,000 मुझे उसको देना है।
तो मेरा एक दोस्त था जो शिफ्ट हो रहा था बैंगलोर, और वो कोऑर्डिनेटर था, तो उसने कहा कि यार खत्री, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट कोऑर्डिनेशन एंड यू कैन यू टेक केयर। मैं बोला ठीक है, बढ़िया है। 100% अपने एफर्ट से काम करने से जगह अगर मेरे को 20% भी अगर दूसरों से मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने अपना फॉर्म डाल दी, फेसेस अनलिमिटेड घर से ही करने वाला था, सब कुछ किया, सबको बता दिया। और उस दौरान मेरा साला आया, कजन साला, घर पे खाना खाने को आया, दिल्ली से आया था कि जीजा जी एक बिजनेस है, आप देखेंगे क्या है? तो इस तरह से है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, फला है। उसको मालूम नहीं था कुछ, वो ज्वाइन किया था उसने एमवे, और मेरे पास, मैं बोला यार साले तू खाना खा और निकल, अपन ये सब चीजें मेरे से नहीं होने वाली है, मैं ये कौन जाएगा करेगा, ठीक है। एनीवे देन आफ्टर अ मंथ ही गेव मी अ कॉल कि जीजा जी, तभी तो कोई फोन मोबाइल नहीं था, एसटीडी होती थी, तो मेरे को फोन किया कि यार एक आदमी आए हुए कार्ल रिडन करके, वो मेरे अपलाइन डायमंड है, अभी ईडीसी है यूएस में, कि वो आए हुए हैं, ताज में उतरे हुए हैं, आप जाके उनसे मिलो एक बार, जो मैंने बिजनेस बताया। मैं बोला ठीक है। अब क्या मैं ताज में गया? मैं गया ही नहीं। मैं बोला ताज कौन जाएगा, जो काम करना नहीं है, किसी को फर्क है तो अपने को उसको मिलके क्या करना है। मैं वापस घर पे आ गया, गया ही नहीं। अच्छा, रात को उसने फोन किया, जीजा जी गए थे, और उस टाइम पे क्या था, वो प्री लॉन्च पीरियड था, तो वो बार बार आते थे। 1-1.5 महीने के बाद फिर से आए कि भाई अभी इस बार हॉलीडे में उतरे, आपके घर के पास में है, जीजा जी आप जरूर होके आना। मैं बोला हाँ, इस बार मैं पक्का जाऊंगा, इस बार पक्का मिल के आता हूँ। क्या मैं गया? मैं नहीं गया, मैं दोपहर को घर पे खाना खा के सो गया। साले ने रात को फोन किया कि भाई गए थे जीजा जी? मैं बोला नहीं यार, वो इमरजेंसी आ गई। डॉक्टर्स को एक बहुत अच्छा बहाना होता है कि इमरजेंसी आ गई, मैं निकल नहीं सका। एनीवे ठीक है। 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद उसने एक एनवेलप कवर भेजा मेरे को। कवर भेजा, कविता ने बोला कि यार ये दीपक ने भेजा। दीपक ने भेजा। मैं बोला यार तेरा भाई तो यार हाथ धो के पीछे पड़ा, जो काम करना नहीं मुझे, काय को बार बार कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सिचुएशन तो खराब थी और मैं ढूंढ रहा था कुछ, और मुझे लग रहा था कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ नए लोगों के लिए। कितनी बार आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं सही कर रहा हूँ, इसी से ही मेरा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, और आप दूसरा कुछ देखने को रेडी नहीं होते हो। मेरी भी कुछ सिचुएशन वैसी ही थी, और मैं शुक्रगुजार करता हूँ उस भगवान का कि उसने मेरे साले को वो सुदबुद्धि दी, क्योंकि वो मैं एक ही बंदा हूँ उसने जिसको स्पॉन्सर किया। समझे? तो उसने मेरे को लेटर भेजा, और मैं तभी, मेरे को गाड़ी वाड़ी थी नहीं, मैं बस में जाता था, खार से चिंपूर, चिंपूर से खार, और मैं परेशान तो था। मैंने प्लान देखा बस में, प्लान में ये था, ये आप है, आप 9 बंदों को स्पॉन्सर करोगे, 9 6 को करेंगे, 6 3 को करेंगे, आपके ग्रुप में 226 लोग हो जाएंगे, आप 50-50 पॉइंट करोगे, आप 10,000 पॉइंट पे पहुंचोगे, आपकी इनकम 40,000 रुपया हो जाएगी। अगर एक बंदा आपका 21% पे पहुंचता है, 10,000 पॉइंट पे पहुंचता है, तो आपको उसमें से 4% की रॉयल्टी मिलेगी। अगर 3 जनों को हेल्प करोगे तो आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपया। अगर आप 6 जनों को हेल्प करोगे, आप डायमंड बनोगे, आपकी इनकम हो जाएगी 3 लाख रुपया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं बोला यार, अगर ये मैं 20% की बात कर रहा हूँ, ये तो बढ़िया काम है। यहाँ पे तो मेरे को एक्टर ढूंढना है या गुड लुकर चाहिए, उसको फिर मैं काम दिलाऊं, उसका काम पास होना चाहिए, वो एक्टिंग करके आ जाएगा, उसको पेमेंट आ जाए, उसके बाद मेरे को आएगी। साला ये बिजनेस में तो नहाने वाले चाहिए, ब्रश करने वाले चाहिए। सुनील भाई, मैंने कोई प्रॉब्लम देखा ही नहीं इस बिजनेस, मैंने इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखी। See, when you are optimistic, you see all possibilities. जब जो लोग बोलते हैं ना कि वो मेरे को टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी हमारे डायमंड साहब ने बहुत अच्छा बोला कि इस बिजनेस के लिए टाइम नहीं चाहिए। अब डायमंड बोलते हैं टाइम नहीं चाहिए, तो भी कई लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं मारा पास टाइम નથી। अरे तू અત્યારે શું સાંભળ્યો? आपने क्या सुना कि टाइम नहीं चाहिए? You have to use your time very very smartly. मैं क्लिनिक में पहुंचा, कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेशन करना चाहा, दिमाग तो अपना धंधोरी था ही था। मैंने बोला यार इसमें तो ये दिमाग खराब करने वाला बिजनेस है। मैं वापस आया बस में, दोपहर के टाइम पे फिर मैं ये रात को मैंने फोन किया दीपक को कि बताओ ये बिजनेस को शुरू कैसे करना है, मुझे ज्वाइन करना है। मेरे को सिर्फ क्वेश्चन है, ये एमवे कंपनी कौन है, क्या है, सही है कि नहीं है। और सुनील भाई, दिस इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड इन द बिजनेस, यू नो। सो इट वाज, you know, I think it's a God's plan. It was the blessing of God. शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके वजह से वो बंदे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
वरना कोई मेरे को उस टाइम पे देखता ना तो किसको लगता नहीं कि ये बंदे की हालत अंदर खराब है फाइनेंशियली। उसको ऐसा लगता कि यार ये तो साला करोड़पति आदमी है। और मेरा चलना था भी वैसा। मेरे को कोई ऐसा बता नहीं सके कि इसके जेब में पैसे नहीं है। और आपको मैं एक दूसरी बड़ी बात बताता हूँ, मैं यूजुअली अलग प्लेटफॉर्म से बताता हूँ, मेरे पास 4,200 ज्वाइनिंग के नहीं थे। 4,000 रुपए मैंने दस्ती लेके बिजनेस को ज्वाइन किया है। दस्ती समझते हो ना? क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बिजनेस अपने लिए काम करेगा। So this is how my journey has been in this business, and it has been such a blessing in disguise for me, very nice. बहुत सारी चीजें आपने उसमें बताई और डेफिनेटली हम लोग ये भी समझना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जब आपने एमवे बिजनेस देखा तो आपने देखा कि आपने कैलकुलेट किया, पर क्या संभावनाएं दिखी आपको? क्या आपको लगा कि यस यार ये मेरे लिए वर्कआउट कर सकता है? संभावना मैं बताऊं मैंने क्या देखी? मैंने उसको बोला, जिसने मेरे को दिखाया ना प्लान दिखाया नहीं कि मैं जब ये डायमंड से मिला वहां पे मैंने साइन अप किया, तो मेरे साले के और डायमंड के बीच में एक दूसरा बंदा था दिल्ली से, वो आया हुआ था। तो मैंने उसको बताया, पूछा सुनील भाई, मैंने उसको बोला यार 1 लेग में 226 लोग चाहिए ना? बोलते हाँ। मैं बोला 6 लेग में यानी कितने 1200 लोग चाहिए तकरीबन? बोलते हाँ। मैं बोला मैं तो उसको बोला ये तो यार 1 साल में काम हो जाएगा। मैंने संभावना ऐसी देखी थी मुझे, क्योंकि क्या होता है जब हम इस बिजनेस को देखते हैं ना, जो बंदा लॉजिकली देखता है ना, जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो उसको उस नजरिए से देखता है। उसको लगता है हर कोई बंदा वैसे ही देखेगा। लेकिन जब बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया तब पता चला कि साला 80% लोग तो नेगेटिव थिंकर्स हैं। तो मैंने तो इसमें कोई अड़चन देखी नहीं, बाधाएं देखी नहीं, मैंने उससे पॉसिबिलिटीज ही देखी थी कि ये बिजनेस तो समझो हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये कैसा होगा। मुझे तभी ये भी नहीं पता था कि कुछ सिस्टम होगा, कोई अपलाइन होगी जो हमें हेल्प करेगी, ये क्या एमबी हमको ट्रेनिंग देती है प्रोडक्ट की, कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये था कि मुझे ही सब करना है, और मैंने तभी अपने दिमाग में यही ठान लिया था, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। और मैं आज भी सोचता हूँ। Do you understand? So this is how मैंने हमेशा खाली पॉसिबिलिटीज ही सोची थी। बिल्कुल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या आपने बाधाएं देखी और क्या उसमें आपने अपना दृष्टिकोण अपनाया? तो हाँ बताएं। दृष्टिकोण मतलब विजन। मेरे को तो विजन एकदम साफ दिखाई दिया कि यार ये बिजनेस तो डन डील है, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग करेंगे, सब लोग समझेंगे, सब लोग करेंगे। लेकिन it is never like that, success never comes easily। ये बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरा क्या ना, मेरा आउटलुक जो है लाइफ का बहुत पॉजिटिव है। मैं जब 7,000 में भी आया, 7,000 भी लेके आया, मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि यार मैं 7,000 लेके जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। मेरे को ये था मैं सब कर लूंगा। सो इट इज योर माइंडसेट। अब ये माइंडसेट कितनी बार बिल्ट इन होता है, जिस तरह से आपकी लाइफ गुजरी है, जिससे आप बड़े होते हो, और कभी कभी कुछ लोगों में ये बिल्ट नहीं होता है और वो धीरे धीरे बिल्टअप होता है, थैंक्स टू ब्रिट्स वर्ल्ड वाइड। कितने लोग जो इस बिजनेस में आते हैं ये सोच के कि यार ये मेरे साथ शायद नहीं होगा, फिर जब इस बिजनेस में रहते हैं कुछ टाइम के लिए और ब्रिट्स वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन में, अपनी एसोसिएशन में रहते हैं, धीरे धीरे उनका माइंडसेट सेट हो जाता है कि यार दिस इज पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। तो इस बिजनेस में टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बंदा मेरे प्रोग्रामिंग से नहीं आएगा। मेरा प्रोग्रामिंग ये था, सबका प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं होगा। Do you understand? So it is very important that, और मेरा दृष्टिकोण तो यही था कि यार ये बिजनेस, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज का था कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी रहनी चाहिए, कंपनी रहेगी तो हम तो कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने बता दी। बिल्कुल हरीश जी। और मेरे को ये भी प्रश्न उठता है कि जैसे आप एक्टर हैं और जैसे एक्टिंग करते हैं तो वहां भी ट्रेनिंग रिहर्सल होते हैं, तो जब आप एमवे बिजनेस में आए तो आपके हिसाब से ये ट्रेनिंग और नॉलेज लेना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि देयर इज नो अर्न विदाउट लर्न, देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। हर फील्ड में अगर आपको उसमें से अच्छे पैसे कमाने हैं
लेट मी टेल यू, मैं एक्टिंग था, एक्टर था, बाद में एमवे में आया, ऐसा नहीं है। मैं एमवे में ऑलरेडी था। मैंने आपको बताया 84 टू 89 में मैंने मॉडलिंग की थी, लेकिन एक मेरे घर दिल में एक पैशन था कि यार मैं कुछ एक्टिंग भी करके देखूं, फिल्मों में काम करूं। उस टाइम पे क्योंकि क्लिनिक थी, क्लिनिक में टाइम नहीं था कि अपने को अपन ये सब कामों में अपने को वो कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें। फिर जब फिर बड़ौदा चले गया तो फिर वहां से भी काम नहीं कर सकता था। तो जब वापस मैं आया और मैं फ्री हो गया प्रैक्टिस से, एमए की वजह से, तो मेरे पास टाइम बहुत था। मैं फुल टाइम हस्बैंड था, फुल टाइम फादर था, और ये बिजनेस वैसे भी पार्ट टाइम है, तो तभी भी पार्ट टाइम करते थे। तो एक्टिंग में 3-4 साल पहले से कर रहा हूँ। और ये जो है ना, 3-4 साल पहले मैंने ट्राई किया, मैं कोई सीखा नहीं तभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट टीचिंग आती है ना इंसान की, वो फील्ड में आके होती है। वो बोलते हैं ना, व्हेन द रबर मीट्स द रोड, जब आप अपनी गाड़ी उठाते हो, आप कितना भी पीएचडी कर दो ना स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पे कितनी पीएचडी कर दो गाड़ी चलाने में, लेकिन जब तक आप व्हील के पीछे नहीं आते हो, जब तक स्विमिंग पूल में कूद ही नहीं मारते हो, मैं देखता हूँ कितनी बार लोग बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, फिर दे गेट इनटू पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो इतना टीचिंग में चले जाते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो पहला कदम लेने को डरते हैं, क्या मेरे को इतना नॉलेज है कि नहीं है, क्या मैं कर सकूंगा कि नहीं, कल किसी ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, कल किसी ने ये कर दिया। आई से यार जस्ट गेट ऑन द थिंग, गेट ऑन द फील्ड, स्टार्ट। गाड़ी चलाओगे तो थोड़े बम्पर्स आएंगे, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, थोड़े सिग्नल मिलेंगे, कहीं पे खड्डे मिलेंगे, लेकिन चलोगे तो अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बट अ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि वो बोलते हैं ना, नॉलेज इनटू एक्टिविटी इज इक्वल टू रिजल्ट। अब आप नॉलेज 100 कर दो, एक्टिविटी 0 कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। आपने नॉलेज 0 कर दिया, एक्टिविटी 100 कर दिया, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। सो एवरीथिंग इज अ बैलेंस, बैलेंस ऑफ लर्निंग एंड बिटवीन डूइंग एक्टिविटी। मैंने एक्टिंग कैसे सीखी? मेरे को उसका करियर नहीं बनाना है, टू बी फ्रैंक विथ यू। मैं ये शौक के लिए कर, जो एक था कि यार मरने से पहले अपने को फिल्मों में स्क्रीन पे देखना है, वो हो गया है। अभी मिले नहीं मिले, मेरा जो पैशन है, मेरी जो एक्साइटमेंट है, वो है एमवे बिजनेस। एक्टिंग मेरे लिए कोई अभी कुछ भी नहीं मिले, मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। हाँ, मुझे अगर ये करियर बनाना है अपनी एक्टिंग में, राइट, क्योंकि मैं अभी 15 सालों से फ्री हूं, मैं अभी फिर पिंजरे में नहीं जा सकता हूं। जो बंदा उड़ चुका है ना, तो वो फिर से पिंजरे में नहीं जा सकता है। तो मुझे उसको पूरा करियर बनाना है। मेरे पास कितने टीवी के शोज आते हैं, मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे फुल टाइम एक्टिंग में जाना ही नहीं है। क्योंकि मेरे को अगर फुल टाइम मुझे करना है, तो मुझे फुल टाइम एमए करना चाहूंगा, फुल टाइम एक्टिंग नहीं करना चाहूंगा। Wow. You know, that is it. Yes, but then you have to learn, you have to put into action. मैंने ऑडिशंस करते गया, हर प्लान, वो मेरे अपलाइन कहते थे कि एवरी प्लान विल टीच यू समथिंग। अगर बंदा नो भी बोलता है ना, आपको रिजेक्ट भी करता है, तो वो आपको कुछ न कुछ सिखाएगा कि इस बंदे ने ये कैसे कहा, मुझे क्या कहना चाहिए था, मैं शायद उसको ऐसा हैंडल कर सकता, मैं कुछ ऐसा। अब ये थियरी में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको लॉन्चिंग फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ये आपको सीडी सुनने में। ये जब आप पर्सनली निकलोगे ना मार्केट में, और बोलते ना फील्ड में निकलो, तो फिर आपको जो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, वो सब, कि लोग व्यवहार, लोगों को कैसे हैंडल, दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, दिस इज नॉट अबाउट दिस बिजनेस, इज नॉट अबाउट दिस बिजनेस, इज अबाउट लीडरशिप, दिस बिजनेस इज अबाउट टीम बिल्डिंग। समझे? तो आपको आना चाहिए टीम कैसे बिल्ड करते हैं और उनको लीड कैसे करते हैं सक्सेस की तरफ। जो बड़ी टीम्स बनाएगा वो बड़ी सक्सेस पाएगा, जो छोटी टीम्स बनाएगा वो छोटी सक्सेस पाएगा, राइट? बट लर्निंग अगेन इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। बिल्कुल, यानी आपके कहने के मुताबिक फील्ड में उतरना तो बहुत जरूरी है। तो जितना जल्दी उतरोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जब ज्वाइन किया था बिजनेस को, देखा था, मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी थी, हमारे जो अपलाइन डायमंड आए थे उनके किसी लीडर ने की थी बॉम्बे में, छोटी प्रेजेंटेशन, और मैंने कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ा था। कॉपीकैट मार्केटिंग मैंने 25-30 बार पढ़ा होगा, और मेरे डायमंड कुछ टेप्स छोड़ के गए थे मेरे को, वो तो शुरू में समझने भी नहीं आते थे, इंग्लिश में थे, बोले हमको इंग्लिश आती है, लेकिन उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती थी। और मैंने अपना पहला होम मीटिंग का प्लान मेरे को खुद ही लेना था, क्योंकि मेरी कोई अपलाइन थी नहीं।
ठीक है, तो मैं टाई वाई पहन के खड़ा हो गया दोपहर के टाइम पे, सब लोगों को इनवाइट किया था, एंड लेट मी टेल यू हाउ मेनी पीपल केम, जीरो, कोई भी नहीं आया मेरे होम मीटिंग पे। अब उसमें दो रास्ते होते हैं, या तो आप हार मान के बैठ जाओ, या तो डिसाइड कर लो कि साला अब तो दिखा दूंगा, अब तो करके दिखाऊंगा। तो इट्स अगेन योर एटीट्यूड। हमने दूसरा एटीट्यूड लिया कि साला अभी तो करके दिखाएंगे, यू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। बिल्कुल। तो हरीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बॉलीवुड में सेलिब्रिटी हैं और एमवे बिजनेस के बारे में, जैसे आपने फील्ड की बात बताई, तो एमवे बिजनेस के बारे में आप कैसे बात कर पाते हैं? क्योंकि ये आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे लोग आपको देखते हैं, भले आप मानते हैं कि मेरे को पार्ट टाइम करना है, ये करना है, वो अलग बात है, पर आप सेलिब्रिटी के तौर पे कैसे लोगों से बात कर पाते हैं? और दूसरा चीज, एमवे बिजनेस जो है वो टर्नओवर का बिजनेस है, यानी उस चीज में ऐसा होता है कि जब आप शेयर करेंगे या कुछ बेच पाएंगे तो आपने, मेरी क्यूरियोसिटी ये भी है कि मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप कैसे ये कर पाते हैं? एक तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि जो एमवे बिजनेस है उसका एटीट्यूड होना चाहिए, आपको उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि ये एमवे बिजनेस आपको क्या दे सकता है, क्या आपको ये फिल्म इंडस्ट्री दे सकती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग सुनील भाई, हर फील्ड में जो लोग हैं ना, चाहे आप इंजीनियर ले लो, डॉक्टर ले लो, जो जॉब में है, जो रेस्टोरेंट चला रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, हम देखते हैं ये रेस्टोरेंट चला रहा है, गाड़ी में आ रहा है, आपको उसके अंदर की हालत मालूम नहीं है, वो लोन चुका नहीं रहा है, वो ईएमआई नहीं पे कर रहा है, कभी भी गाड़ी उसकी जब्त हो सकती है। बट अगर आपको मालूम है कि ये एमवे आपका जबरदस्त बिजनेस है जो हर लोगों की ये मुश्किलें दूर कर सकता है और उनके सपने को पूरा कर सकता है, तो आपको शेयर करने में कभी झिझक नहीं आएगी। क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आप कब से एक्टिंग करते हो? मैं बोलता 3 साल से। बोलते आप ये फुल टाइम एक्टर हो? नहीं, मैं फुल टाइम एक्टर नहीं हूँ। क्या करते हो? मैं एमवे का बिजनेस करता हूँ। मैं तो कुछ बोलते, मैं तो सीधा ही बोलता, मैं एमवे का बिजनेस करता हूँ। सर आप लगते नहीं हो अपने एज के, आप में एक्साइटमेंट बहुत है, ऊर्जा। मैं एमवे के प्रोडक्ट्स, मैं न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स खाता हूँ, और मैं जब शूट पे भी जाता हूँ तो वहां पे भी न्यूट्रलाइट लेके जाता हूँ। जैसे खाना खाया वहां पे कोई ना कोई साथ में होता है, वैनिटी में हो गया, या हम जहाँ पे हम लोग लंच वहां पे हम खाते हैं, वहां पे न्यूट्रलाइट खाते हैं। तो वो पूछते हैं कि सर ये आप क्या खा रहे हो, कितनी गोलियां खा रहे हो, क्या आपको कुछ बीमारियां हैं क्या? मैं बोला सर बीमारी कुछ नहीं, ये कोई भी दवाई नहीं है, ये सारे मेरे सप्लीमेंट्स हैं, मेरे इस जवानी का राज। तो उस तरह से मैं, सी, यू बी योर ओन मॉडल। जब आप लोग मालूम कहते हैं पहले कस्टमर आवे बाद में मैं, नहीं, पहले हमें खुद खाना है। मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जब फर्स्ट स्टेप है कि यूज द प्रोडक्ट्स, दैट इज द मोस्ट। और वहां पे 90% लोग जो है ना वहीं पे फेल हो जाते हैं। 5 दिन 6 दिन यूज करेंगे, 15 दिन, जब तक 4-5 प्रोडक्ट जो लिया है वो यूज करेंगे, फिर देखेंगे बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर नहीं तो नहीं लेंगे। A huge mistake। जब तक हम खुद प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आज अमिताभ बच्चन बोल रहा था ना ये ले लो, क्या वो ले रहा है? हम जब लेंगे हमारे उसमें डिफरेंस दिखेगा। मेरे मेरे जो डॉक्टर्स बैचमेट्स है वो बोलते हैं यार खत्री तू, यार तू बुढ़ा नहीं लगता। गुड, डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन यू बिकम द प्रोडक्ट, मैं कोई एक दिन नहीं गया जब जिस दिन मैंने डेली नहीं खाई हो या प्रोटीन पाउडर नहीं खाया हो, जो मैंने अपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए हो, खाना नहीं खाऊं लेकिन मैं अपने सप्लीमेंट्स चाहिए कहीं पे भी जाऊं। सो यू नो व्हेन, सो मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगता है अगर आपके पास सोना है जो मट्टी में गिर गया, आपने देखा, तो आपको उसको वैल्यू कम हो जाएगी क्या? लोगों को कुछ भी समझने दो ना, ये क्या पत्थर का टुकड़ा लेके बैठा है, आपको मालूम है कि सोना है इसके अंदर। तो do you understand? So when you know the value of your business, when you know the value of your products, आपका जो सीना जो बोलता है ना, आप चौड़े होके घूमते हो। और जो डरता है वो तो बेचारा वो साला वो सोना बेच भी नहीं सकेगा, सोना भी नहीं बेच सकेगा। It's something like that, you know? बिल्कुल। हरी जी, आपने प्लान के दौरान एक चीज बताई थी कि यहाँ एक लीडरशिप सेमिनार मिलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक वाव मोमेंट बताएं जहां आपको लगा कि एमवे जो ट्रीटमेंट दे रहा है
लोगों को वो एहसास कराए कि सच में वो वाओ मोमेंट था आपके लिए। तो ऐसा कुछ बात क्या है आपके जीवन में? सर अगर वाओ मोमेंट्स का हम अगर बात करें ना, तो साला 12 बजे तक मैं बात कर सकता हूँ वाओ मोमेंट्स का। बट ये ना क्या होता है, जो इनिशियल जो होती है ना, जैसे वो बोलते हैं ना, फर्स्ट लव इज ऑलवेज फर्स्ट लव, आप कभी नहीं भूल सकते हो। समझे कि वो पहली क्रश जो होती है वो कभी नहीं भूल पाते हो। उसके बाद पता नहीं कितनी लड़कियां आ गई आपकी लाइफ में, लेकिन जो पहला जो होता है, पहला प्यार, वो जो बोलते हैं पहला प्यार, तो जो पहली बार हम लोग ऐसे तो गए, लेकिन मुझे याद है हम लोग मलेशिया गए थे केएल में। तो वहाँ पे कंपनी ने 2 होटल्स किए थे, क्योंकि सारे लोगों को एक होटल में नहीं रख सकते थे, और नीको होटल था और शांग्रिला था। तो कुछ नीको में थे, कुछ शांग्रिला में थे। हम नीको में थे, और हमारा जो फर्स्ट डिनर था, वेलकम डिनर था, वो शांग्रिला में था। हम बस में आके बैठे, बस में बैठे, अभी जैसे इंडियंस होते हैं, जैसे बस भर गई, चलो भाई चालू चालू करो, चालू करो, अभी जाने का टाइम हो गया, शुरू करो सब लोग, और किसके लिए वेट कर रहे हो? तो वो लोग मलेशियन बोलते हैं, वेट वेट, ऑल द बसेस विल गेट फिल्ड अप। मैं बोला यार अभी सबको फुल कराएंगे, कब कब हम खाली फोटा जल्दी जल्दी आ गए यहाँ पे बैठने को। अब आगे देखता हूँ तो देखता हूँ कि एक पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला बाइक पे खड़ा है। अब मैं बोला शायद पता नहीं इसने नो पार्किंग में रखा है, इसके लिए पुलिस वाला आ गया है। बाद में हमें पता चला कि शांग्रिला से नीको का जो रास्ता है वो वैसे तो 7-8 मिनट का है, लेकिन शाम को इतनी ट्रैफिक होती है मलेशिया में कि वही रास्ता कम से कम उधर पौना घंटा लग जावे। और वो जो पुलिस खड़ी थी वो हमको एस्कॉर्ट करके ले गई शांग्रिला में। तो जो जो डिस्टेंस हमको पौना घंटा लगता था, इन पुलिस एस्कॉर्ट, सायरन शुरू हुआ वाव करके, और 5-6 बसें निकली, और हम लोग ठक करके 7 मिनट में, 6-7 मिनट में शांग्रिला पहुंच गए। एंड दैट इज द टाइम आई सेड वाओ व्हाट अ कंपनी। एंड उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि यार इस कंपनी को जुड़ के वाकई हमने बहुत मजा आया। सेकंड वाज व्हेन वी वेंट टू चाइना, बीजिंग, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देयर इज नो रेस्टोरेंट्स, उधर कुछ खाने पीने की जगह नहीं है। हम लोग ग्रेट वॉल पे गए, सडनली ऊपर से देखा तो नीचे उन्होंने हमारे लिए सिट डाउन डिनर लंच रखा था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे एमवे ने वहां पे पूरा, हम लोग 700-800 लोग थे, सबके लिए सिट डाउन लंच, सुपर। मैं कभी आज भी वो कभी वो वीडियो देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार बहुत बड़े बड़े लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे खाना नहीं खाया होगा, लेकिन हम खा के आए वहां पे। एंड द थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट विच आई विल से वाज मेलबर्न। जब हम मेलबर्न गए थे तो उन्होंने, एमवे ने पूरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बुक कर दिया, 4000 लोग, 4000 इंडियंस, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बुक्ड, इंडियन एमवे डायमंड्स और एमवे स्टाफ के बीच में उधर मैच हुई। और अंपायर कौन था? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रलाइट इन ऑस्ट्रेलिया। मीका सिंह आए थे परफॉर्म करने के लिए, और 4000 लोगों के लिए उन्होंने सिट डाउन डिनर, द वर्क्स। नेक्स्ट डे मेलबर्न के पेपर में भी पूरा आर्टिकल था कि किस तरह 4000 लोगों के लिए कितनी क्रॉकरी निकली, कितने नैपकिन्स निकले थे, कितने लोगों ने काम किया था, कितने क्या क्या चीजें हुई थी। इट वॉज जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मैं जितना भी पैसे वाला बन जाऊं, मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के डिनर नहीं खा सकता। और यहाँ पे एक साधारण एमवे बंदा एक एमवे बिजनेस को बिल्ड करता है, एंड ही कैन एंजॉय ऑल दी। देयर आर सो मेनी वाव, एवरी एमवे नेवर मिसेस अ चांस टू अमेज यू। तो आज मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जिस तरह से एमवे हम लोगों को हमेशा अमेज करता है, you should also amaze your downlines. You should also amaze your customers. Your customers should say, wow, क्या यार एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या सर्विस है, क्या, you know, they are taking. So that should be the thing. And when you keep actually profits before people, revenue before reputation before revenue, then your business will start working. वरना अगर पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। Seek the understanding, seek the excitement, and एक बार understanding आ जाएगी तो पैसा will just flow like that. So be a good student of Brits Worldwide. Be a good student of Amway's product line. Use the product, and you can really build the business very, very big. You know? So बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई। जो मेरा जो क्यूरियोसिटी कब से बना के रखी है वो यही है कि आपकी एज आपने जो बताया 62 है, और यहाँ नॉर्मल हम लोग लाइफ में देखते हैं, लोग 40-45 में अपनी लाइफ में फुल स्टॉप ला देते हैं और बोलते हैं बस अब आपड़ू थई गयो।
और उस स्टेज में मैं, जैसे आपने बहुत सारी बात बता दी है, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या राज है जो आपको मोटिवेट रखता है और आपको इस बिजनेस को एंजॉय से कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बताना चाहें? होप, होप जो एमवे का एक फंडामेंटल है। लोग जो कहते हैं ना कि इंसान थोड़े हवा के बगैर भी रह सकता है, यू नो, पानी के बगैर रह सकता है, खाने के बगैर रह सकता है, मगर होप जब इंसान में निकल जाती है ना, तो वो जीवित नहीं रहता है, जीता है लेकिन अंदर ही अंदर मर जाता है। You understand? It's not about real death and alive life. It's about the life inside you. तो कई लोग अभी आप देखोगे, आप आजू बाजू में निकल जाएंगे, वो एक्चुअली मुर्दे हैं जिनका हार्ट अभी भी पंप कर रहा है, लेकिन उनमें होप नहीं है। तो एमवे का जो बिजनेस है ये आपको होप देता है। और मेरे ख्याल से कई जो लीडर्स हैं ना, लीडर्स में से अग्री करेंगे कि शुरू में हर इंसान इस बिजनेस में खुद सफल बनना चाहता है, लेकिन इस बिजनेस का एक बहुत अंडरलाइंड एक क्लॉज है कि जब तक आप दूसरे लोगों को हेल्प नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये रियल स्पिरिचुअलिज्म है। जब स्पिरिचुअलिज्म आ जाती है ना, तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली आ जाती है, यू नो, एंड यू बिकम अ सोर्स ऑफ होप टू सो मेनी अदर पीपल। कि जिस तरह से जिंदगी आज हम, क्योंकि शायद मेरी ये जिंदगी विदाउट एमवे नहीं हो पाती, क्योंकि जो सीखा हमने, जो जो 4 क्वाड्रेंट्स की बात हमने सीखी, वो हमने यहाँ आके सीखी। नहीं तो शायद मेरे को कोई, शायद मैं कभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ता भी नहीं, शायद मैं कभी इन्वेस्टमेंट का सोचता भी नहीं। आज भगवान का मैं शुक्रगुजार मानता हूँ कि जब हमने 7,000 रुपए से शुरू की, आज वी हैव रेंटल इनकम्स, वी हैव इन्वेस्टमेंट इनकम्स, वी हैव स्टॉक पोर्टफोलियो। तो ये जो समझ जो दी वो इस बिजनेस ने दी। ये बिजनेस सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, ये बिजनेस आपको समझ भी देता है कि इस पैसे को आप हैंडल कैसे करें, उसको यूज कैसे करें। इट मूव्स यू फ्रॉम अ मिडिल क्लास मेंटालिटी टू अ रिच क्लास मेंटालिटी। मिडिल क्लास के पास पैसा आता है ना, तो वो गाड़ी छुड़ा के आता है। रिच क्लास के पास पैसा आता है ना, तो वो सोचते सर मैं अभी कौन सा स्टॉक खरीदूं, अभी मार्केट डाउन है तो कौन सा खरीदूं। Do you understand? He invests in assets. Middle class invests in liabilities. So this is the thought process जो हमारी thought change हुई. And today I feel the biggest blessing this business has given us is it has stopped me from impressing people. मुझे किसी को impress करने की जरूरत ही नहीं है. I know what I am. I don't want him to know what I am. Who cares? आपके कजिन को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आपके पास कितने करोड़ हैं, हु केयर्स? आपको पता होना चाहिए कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है। जो बोलते हैं ना, जो खाली बर्तन होते हैं वही आवाज करते हैं, जो लुखे होते हैं ना वही मर्सिडीज लेके घूमते हैं। वॉरेन बुफे थोड़ी लेके घूमते, वो कुत्ता मेरे को चाहिए नहीं साला, जो समझ ना समझे। आई नो व्हाट आई एम। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज I feel this is what gives me hope, and most of the leaders will tell you कि जो लाइफ अब उनकी है और वो चाहते हैं कि वो कई लोगों की वो डिफरेंस लाए उन लोगों में। कई लोग, आप सुनील जी, अगर किसी को 1 लाख रुपया दो ना, ऐसे ही दो कि भाई यूज कर, तू वापर ही ला, बाय चांस कल टपक गए तो वो बंदा खुश होगा कि चलो निकली गया यार, अपने 1 लाख रुपया આપવાની જરૂરત નથી। પણ अगर તમે કોઈ માણસનો 1 लाख रुपया कमाना उसको सिखा दो 1 लाख रुपया कमाना, वो जिंदगी आप निकल जाओगे ना, वो उसकी तस्वीर आपकी तस्वीर उसके घर पे होगी। वो अपने पोते को भी बोलेगा कि बेटा ये तेरा अंकल छे, आ भाई ने तमे મને बतायो कि 1 लाख रुपया કેવી રીતે કમાવાનું, અને આજે તારી લાઈફ જે છે ને આના ભાઈના હિસાબે છે। So this is about Amway business. This is not about giving charity. It's about teaching people. Teach person how to fish and he'll fish for the rest of his life. आज मछली दोगे तो आज खाएगा। So we are doing that thing. जो समझेगा समझेगा, जो नहीं समझेगा भगवान उसका मालिक है, हम थोड़ी किसी का मालिक है, हमको तो हम माध्यम है। राइट? या बहुत अच्छी बात। और एक लास्ट क्वेश्चन से साथ पूरा करना चाहूंगा कि थोड़ा टाइम तो हो गया है, पर क्यूरियोसिटी अभी पूरी नहीं हुई है कि जैसे आपकी स्टोरी से हमने सुना आप MBBS हैं, आप
ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं, फिर आपने एक्टिंग भी किया है, यानी बड़े लेवल के एक्टर हैं, और साथ में आप एमवे बिजनेस ऑनर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये चारों इंडस्ट्रीज से आप गुजर चुके हैं, तो अभी मैं आपको पूछूं कि ये चारों में से आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है और क्यों आता है? अगर रॉबर्ट कियोसाकी का आपने देखा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें ESBI है। जिसने नए हैं, अगर उनको आपको नहीं पता है ESBI, तो आई डोंट नो वेदर आई कैन शेयर द स्क्रीन ओवर हियर। कैन आई शेयर द स्क्रीन है? विहान, विहान Sir, please try it out. या चलो, anyway I can't see it, no problem, I'll explain you. ESBI जो है, अब ऐसे डॉक्टर में कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में था? एस क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी दुकानें खोलूंगा, अगर मेरा भाई आ गया, मेरा भतीजा आ गया, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं बी क्वाड्रेंट में जाऊंगा। Sir, maybe you sorry to interrupt you, sir, but now you can share. Probably you can try now. No, that's fine. That's fine. I will do it. Everybody will understand, right? तो लेकिन मैं एक्चुअली अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर रहा था? एस क्वाड्रेंट में ही शिफ्ट कर रहा था। खाली एक फील्ड निकाल के मैं एस क्वाड्रेंट में एक बिजनेस शुरू किया मैंने, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। वहां पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड था एज ए डॉक्टर, यहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड एज ए बिजनेस। अब जब मैंने एमबीए शुरू किया तो मैंने कौन से क्वाड्रेंट से काम करना शुरू किया? बी क्वाड्रेंट से काम करना शुरू किया। बी क्वाड्रेंट से फिर हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की, फिर मैं इन्वेस्टर में भी हो गया। अब ये जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मालूम कौन सा क्वाड्रेंट है? ये ई क्वाड्रेंट है। आई एम ब्लडी सॉरी टू से ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम समबडी, किसी ने मेरे को एम्प्लॉय किया वो एक दिन के लिए, वो एक्टिंग करने के लिए। तो मुझे एम्प्लॉयर बनने का शौक नहीं है, मैं वो कर रहा हूँ अपने पैशन के लिए, समझे? जो मेरी जो एक हॉबी थी, जो अपना एक था कि यार वो एक्टिंग करना, देखे कर सकते हैं कि नहीं, ये फील्ड में कैसा है, तो दैट इज ई क्वाड्रेंट। तो अभी आप मुझे बताइए, मुझे सब में सबसे ज्यादा मजा किस में आना चाहिए? ई में आना चाहिए, एस में आना चाहिए, बी में आना चाहिए, आई में आना चाहिए? नेचुरली बी में, और बी में से आई में जा सकते हैं। राइट। अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अभी जब लॉकडाउन हुआ, एक्टिंग बंद, ई बंद, जो रेंटल इनकम थी वो बंद। आज आप हमारे अंधेरी लोखंड वाला में आओगे तो कितनी दुकानों के बाहर लिखा हुआ है शॉप फॉर लीज। आप कहाँ पे भी चले जाओगे, आप नवरंगपुरा चले जाओगे, आश्रम रोड पे चले जाओगे, वहां पे भी आपको कई दुकानें खाली मिलेगी, ऑफिसेस खाली मिलेंगे, घर खाली मिलेंगे। तो जिन लोग ने भी इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो जो रेंटल इनकम थी वो जीरो हो गई, जो फाइनेंस किया हुआ था, लोगों के पैसे नहीं आने लगे कि भाई साहब कुछ काम ही नहीं है, कहाँ से आपको ब्याज दे, वो जीरो हो गया। एंड फोर्थ, स्टॉक्स मार्केट डाउन। फॉर्चुनेटली हमने वो खरीदना शुरू किया, लेकिन जो बी क्वाड्रेंट का बिजनेस था, एमवे बिजनेस, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, वो ऊंचाई पे था। एक दिन भी हमें रुकना नहीं पड़ा। कंपनी ने क्या नहीं किया ताकि हर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम बरकरार रहे। एंड दिस इज, आई फील द पावर। हम कितनी बार ये सोचते हैं कि यार મને ઘર થઈ મળી જાવે ને, એક દી मैं ભાડે ઉપર આપું તો પછી મારી લાઈફ સુધરી જાય। એવું કશું નથી આજની તારીખમાં। ઘરમાં સારું ટેનન્ટ ના મળે ને, और अथवा टेनेंट ना મળે તો તમારું બધું પડ્યું રહે। So today the best time is I'm totally excited and focused only on Amway business. Wow. You know, this is what I would say. And when you build a business, आज लोग बहुत सफल होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि एक ये व्हील ऑफ लाइफ होता है, व्हील ऑफ लाइफ होता है जिसमें आदमी, इनकम है, हेल्थ है। अगर मैं कहूँ अगर आपके पास इनकम है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या आप खुश रहोगे? अगर इनकम है, हेल्थ है, लेकिन टाइम नहीं है तो क्या आप खुश रहोगे? इनकम है, हेल्थ है, टाइम है, लेकिन फैमिली नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है,
अगर आप, ये सर्कल ऑफ लाइफ है, हर जो भी इंडस्ट्री आप देखते हो, आप अमिताभ बच्चन को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, एक बड़े टॉप कॉर्पोरेट वाले को डाल दो और उसको रख दो कि वो 1 to 10 के स्केल पे मनी के लेवल पे कहाँ पे है, टाइम के लेवल पे कहाँ पे है, स्ट्रेस के लेवल पे कहाँ पे है, फ्रीडम के लेवल पे कहाँ पे है, स्पिरिचुअलिज्म के कहाँ पे है, ट्रैवलिंग, रिकॉग्निशन, उसमें आपको लगेगा ना कि उसका सर्कल बनेगा ही नहीं। इसके लिए लाइफ उसकी हमेशा झटका दे दे के करती है। फिर हम सोचते हैं कि यार इतना पैसे वाला है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की? सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो आत्महत्या करे, दैट मींस ही इज मिसिंग आउट ऑन समथिंग इन बिटवीन। एमवे एक मात्र बिजनेस है जो आपको पैसे के साथ साथ में आपको फ्रीडम ऑफ टाइम देगा, आपको फैमिली देगा, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देगा, आपको हेल्थ देगा बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट, आपको ट्रैवल वर्ल्ड वाइड देगा, आपको रिकॉग्निशन देगा, आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ दे रहा है, आप ब्रिक्स वर्ल्ड वाइड में इन्वॉल्व हैं, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स दे रहे हैं, तो यू आर बिकमिंग मोर हम्बल एंड मोर एजुकेटेड व्हाइल मेकिंग मनी। वो बोलते हैं ना, आप कितना पैसा बनाते हो उसके ऊपर निर्भर नहीं होते, आप पैसा बनाते वक्त खुद क्या बनते हो उसके ऊपर होता है कि वो पैसा महीने का है कि नहीं है। And this Amway is all about that. It makes you a complete man. So you enjoy life. That's why आप देखोगे आपके जितने emeralds है, जितने diamonds हैं, above है, in fact even founders platinum, why not? अगर एक बंदा आज भी founders platinum जाता है, 15 लाख कमाता है, it's a very good amount of money. उसकी लाइफ जो है एक बैलेंस में हो जाएगी, and he will be more happy, more cheerful, more excited, more passionate. फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आप अभी तक इतना excited क्यों हैं? Why you are excitement, personified. So this is all about it, right? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से खत्री जी से बात हुई है। तो एक जोरदार डिजिटल क्लैप हो जाए और फिर एक हम लोग रैप अप करेंगे ये सारी बातों से। एक दो चीज जो उभर के आई है वो हम लोग उसको फास्ट रिकैप कर लेंगे। तो एक डिजिटल क्लैप हो जाए, एक अच्छी सी क्लैप, सभी दिल से क्लैप करें क्योंकि आज सर ने बहुत दिल से बात किया है। थैंक यू। बिल्कुल। ओके, विहांग। थैंक यू। अरे जी, ये क्लैप डिजिटल है पर फीलिंग एकदम अच्छी है, यानी सच्ची फीलिंग है। मैंने यहाँ पे मेरे को फीलिंग आई। बिल्कुल। तो बिल्कुल आज फटाक से 1-2 मिनट में रिकैप करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं तो रिकैप भी बहुत जरूरी होता है कि क्या एक्चुअली आउटपुट यहाँ से बाहर आया है। तो मैं थोड़ा आउटपुट देना चाहूंगा और पहले तो आपको सुनने के बाद लगा कि आप जो भी बोले ना वो दिल से बोले और जो सरल है और वो सच है वही आपने बताया। तो मेरे को लगा आप भी मेरे जैसे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं तो कैसे फील होगा, पर मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बात करते हुए मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं जिस तरह से हूं वैसे ही आपने हम्बल तरीके से बात किया। थैंक यू हरीश जी। और आपके साथ बात करके एक और बात का पता चला कि जो आत्मविश्वास है ना वो एक फैशन की ऊंचाई होनी चाहिए। यानी जो आपने हर बार आपने बात किया आत्मविश्वास की, जो लोग फैशन के कपड़े पहनते हैं, मैं बोलता हूं फैशन की हाइट वो है जब आप अपना आत्मविश्वास को ऊपर रखते हैं। फिर आपने एक आपकी जो कहानी जो है, सभी सफलता की कहानी एक विचार से शुरू होती है और एक विचार एक सोच से जन्म लेता है। एक सोच तब उत्पन्न होती है जब आप सोचते हो और आप अपने भाग्य के निर्माता और अपनी आत्मा के स्वामी बनते हैं। ये बात भी उभर के बाहर आई। सफलता के प्रति सजाग बने, ये भी बात समझ में आई। हरीश जी, आपकी सारी स्टोरी सुनने के बाद यह सोचना बंद करे कि आप नहीं कर सकते।
पर अवसरों का उपयोग करें, क्योंकि आपने आपके पास जब भी सिचुएशन आई, आपने वो सारी सिचुएशन में से पॉजिटिविटी आपने बताई। तो आपसे ये हम लोग आज सीखे हैं। आपको यह जानना होगा, देखो दृढ़ संकल्प से ही जीत होती है, ये हमेशा तय है। आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और उस पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है, आप क्या चाहते हैं और उस पर समझौता नहीं होने देंगे। अपनी ताकत का पता करें और सही लोगों के साथ साझेदारी करें। अपनी इनर ताकत के साथ पता करें और साझेदार अच्छे लोगों के साथ साझेदारी करें। हर रास्ते में कई चुनौतियां, बुद्धिमान चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां तो आती है, पर बुद्धिमान वो है जो अपने गुरु के साथ चलता है। और थैंक यू अरुण सर और पुष्पा दीदी, एनपी सर, हमारे शंकर जी, सारे अपलाइन जो हमको मिले इधर, तो वो अच्छे गुरु ही आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाते हैं। आज जो हम लोग बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सभी का धन्यवाद है, जिसकी वजह से आज जो हम हैं वो हैं। आपकी महत्वाकांक्षा इतनी, आपका विरोध या दुर्भाग्य के पहले संकट पे ही आप हार मान ले, ये बात भी मेरे को बहुत अच्छी तरह से आपकी बातों में से समझ आई। और अपनी क्षमता पे भरोसा रखे। आज डॉक्टर हरीश का एक विल पावर देखकर, सुनकर, अपने अंदर की पत्थर की सतह पे लिख ले कि कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि एज अ एज ऑफ 62 आपने जो विल पावर दिखाया ना, हेड्स ऑफ। और कठिनाई या विरोध के बावजूद अपने कार्य पे आप अड़े रहने की जो आदत की बात की, वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। और यही है कि दृढ़ता को अगर विकसित करना है तो कड़ी मेहनत की भूमिका के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप काम करते हैं, जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं, उतनी ही मजबूत आपकी दृढ़ता की भावना होती है। आज जितने भी नए लोग ये देख रहे हैं, उनको अपने आप को एक मौका देना होगा। क्या मौका देना है? अपने ऊपर और अंदर काम करने की आपको अनुमति देनी है, क्योंकि कई बार ये हम खुद अपने लिए नहीं कर पाते हैं। और अपने आप को प्रश्न पूछना है कि क्या इस एमवे बिजनेस की यात्रा में शामिल होकर अपनी शर्तों पे लाइफ जीना चाहते हैं? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? जैसे आपकी बातों से वो सब झलक के बाहर आया। और थैंक यू सर, जो आपने टाइम निकाला। हरीश जी, कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपके ब्लेसिंग्स हमेशा बने रहे। और ऐसे ही कभी आपके जो सफलता के निचोड़ हैं, नगेट्स हैं, वो हमें मिलते रहे। ऐसी शुभेच्छा के साथ हम लोग ये मीटिंग का एंड करते हैं। और सभी लीडर का, और स्पेशली हम ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, रुद्रांग है, फिर विहांग, हमारे विहांग जो है ना, उसके लिए क्लैप करें। आज उनको कोविड है, उसके साथ भी वो सचिन जैसा डायलॉग मारा, मैं खेलेगा, और उसने खेल के दिखाया। बहुत बड़ी बात है। हमारे और एक जो फ्लायर बनाते, कितना बेहतरीन फ्लायर बनाया मीत एंड अमी, उनके लिए भी एक क्लैप चाहते हैं। और हमारे सभी फाउंडर लीडर, फाउंडर प्लेटिनम और एमरल्ड लीडर और सभी डायमंड का हम लोग बहुत दिल से थैंक यू करते हैं, जिनकी वजह से ये मीटिंग हो पा रही है। थैंक यू। एंड अगले मंगलवार हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।